Assalamualaikum viewers, this is Shmala Sabzware and today I am gonna tell you my story of Titanic. टाइटैनिक के बारे में वैसे तो आप सब ने सुना ही होगा और इस पर मूवी भी बन चुकी है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो मूवी भी देखी हो, लेकिन एक्चुअली में वो लव स्टोरी थी। तो ये जहाज़ डूबा कैसे, ये अनसिंकेबल जहाज़ डूबा कैसे और कितना बड़ा जहाज़ था ये, और कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया और क्या गलतियाँ थी जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा, आज की वीडियो में उन सब चीज़ों को मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए लाल बटन को प्रेस करें और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शिप न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी जो 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची थी। वाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज़ को बनाया था और उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। उस ज़माने में ये शिप बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो अगर आप इन्फ्लेशन के अकाउंट को लेकर चलें तो आज के तकरीबन $400 मिलियन बनते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था इस जहाज़ को बनाने के लिए, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। 10 अप्रैल 1912 अपने पहले सफ़र पे निकलता है जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज़ की कमांड संभाल रहे थे 62 ईयर्स के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पहले सफ़र पर रवाना होने के 2 ही दिनों बाद 12 अप्रैल 1912 को इस शिप्स को अपने पहले आइस वार्निंग्स मिलने लगे थे। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर वो तैर कर अमेरिका की ओर बढ़ रहा था उस ओशन में आइसबर्ग्स मौजूद थे जो खतरा थे टाइटैनिक के लिए। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक ने 2 दफ़ा अपना रास्ता चेंज किया डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन स्पीड को कम नहीं किया। 21.5 नोट्स जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बराबर है, इस स्पीड से ये जहाज़ आगे बढ़ता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 आइस वार्निंग्स दी गई टाइटैनिक को, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने इग्नोर किया उन वार्निंग्स को और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल गया और रात हो गई और टेम्परेचर भी बहुत गिर गया। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी हाइट पर होता है, उसको लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। वहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है कि सामने नज़र रख सके कि सामने से कोई चीज़ तो नहीं आ रही या सामने कोई ट्रैफिक या ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं। रात को 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा था, जो देखता है कि अचानक सामने एक पहाड़ आ जाता है, बर्फ़ का पहाड़, आइसबर्ग। तो वो जल्दी से 3 बार घंटी को दबाता है और नीचे मैसेज पहुंच जाता है, कॉल करता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। वहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम उस कॉल को सुनते हैं और उसके बाद इंजन रूम में इतला देते हैं कि जल्दी से जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ का टकराव आइसबर्ग से हो गया और उस आइसबर्ग के तकरीबन वो 200 बाय 400 फीट का था और उसके साइंटिस्ट के मुताबिक उसका वज़न 1.5 मिलियन टन। तकरीबन 10 सेकंड तक ये आइसबर्ग जहाज़ के साथ रगड़ खाता चला गया और इसकी वजह से जहाज़ की बॉडी में एक बहुत बड़ा डंट पड़ गया, जिसके नतीजे में बहुत से छोटे छोटे होल्स बन गए। कोलिजन के कुछ सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज़ के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज़ गए ये देखने के लिए कि जहाज़ को कितनी चोट पहुंची है, और देखा तो ये रियलाइज़ किया कि जहाज़ तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उनका मानना ये था कि यह जहाज़ तो अनसिंकेबल है। टकराव के तकरीबन 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को ऑर्डर देते हैं कि फ़ौरन से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो रेडियो पर कि शायद कोई करीब जहाज़ हो तो वो हमें आकर बचा ले। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि शायद कोई हमारी मदद को आ जाए। भेजते रहते हैं और तकरीबन 20 मिनट बाद 12:20 पर एक नज़दीक का एक जहाज़ RMS कारपेथिया उस सिग्नल को पकड़ लेता है।
रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि हम इस जहाज़ को बचाने जाएंगे, और वो टाइटैनिक की जानिब उसको मोड़ लेते हैं, अपने जहाज़ को। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये थी कि वो जहाज़ फिर नज़दीक होने के बावजूद भी 370 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से, और अगर वो अपनी फुल स्पीड पर भी आता, अपनी टॉप स्पीड पर भी आता, तो उसको टाइटैनिक को पहुंचने तक तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स चलाते रहते हैं इस उम्मीद में कि अगर कोई शिप नज़दीक होगी तो शायद वो हमें रिस्पॉन्स दे दे, लेकिन कारपेथिया के अलावा कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कैप्टन ऑर्डर दे देता है कि पैसेंजर्स को एवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट्स के ज़रिए। पहले औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है लाइफ बोट्स में, और जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, क्योंकि बार बार एड्स में यही चीज़ बताई जा रही थी कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। और यही वजह है कि पहली लाइफ बोट जो उतारी गई उसमें 65 पैसेंजर्स की जगह मौजूद थी, लेकिन उसमें सिर्फ 29 पैसेंजर्स गए। लेकिन टाइम के साथ साथ जहाज़ टिल्ट होना शुरू हो गया, और अब पैसेंजर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया कि जहाज़ डूब सकता है। और जब उनको ये रियलाइजेशन हुई तो वो पैनिक में इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे जहाज़ के अगले कंपार्टमेंट्स में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि अगला हिस्सा डूबने लगा, और लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए लड़ने लग गए, क्योंकि उस जहाज़ में सफिशेंट लाइफ बोट्स रखी नहीं गई थी। वहाँ पे तकरीबन 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जिन पर तकरीबन 1200 लोग बैठ सकते थे, और जहाज़ पर उस वक्त तकरीबन 2200 लोग मौजूद थे। रात को तकरीबन 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई जहाज़ से, और उस वक्त भी जहाज़ में 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेसेस के मुताबिक तकरीबन 2:20 बाद जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी के अंदर डूब गया, और उस ना डूबने वाले जहाज़ को 3 घंटे भी नहीं लगे पानी के अंदर डूबने में। उस जहाज़ पर जो 1500 लोग मौजूद थे, या तो वो जहाज़ के साथ ही डूब कर मर गए, और जिनको तैरना आता था, स्विमिंग आती थी, वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गई, क्योंकि उस वक्त जो पानी का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उस टेम्परेचर पर अगर आपको पानी में गिरा दिया जाए, अगर आप पानी में गिरें तो आपकी कुछ ही मिनटों में डेथ हो सकती है। RMS कारपेथिया जो जहाज़ निकला था टाइटैनिक को बचाने के लिए, वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान वहाँ पर पहुँचा, और उस तकरीबन 1 घंटा लेट, और उस वक्त वहाँ पर जो लाइफ बोट्स में 705 लोग थे उनको उसने बचा लिया। कहा जाता है कि उस रात टाइटैनिक से 37 किलोमीटर फासले पर एक जहाज़ मौजूद था जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने आ सकता था। ये बात सच है। उस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से तकरीबन 1 घंटा पहले जो आखिरी आइस वार्निंग मिली थी टाइटैनिक को, वो SS कैलिफोर्नियन ने ही भेजी थी, और 11:15 बाद SS कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने SS कैलिफोर्नियन का रेडियो बंद कर दिया, और SS कैलिफोर्नियन वहाँ पर रुक गया रात के लिए खतरे को मद्देनज़र रखते हुए। रेडियो टर्न ऑफ था, यही वजह थी कि कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल SS कैलिफोर्नियन तक नहीं पहुंच सका। रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने रॉकेट्स को देखा भी था। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक पर अमीर लोग सफ़र करते हैं और वो पार्टी कर रहे हैं। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज़ आ जाता तो टाइटैनिक में बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। इंक्वायरीज जो की गई उन्होंने भी स्टैनली लॉर्ड को ब्लेम किया, लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर का ब्लेम सिर्फ एक शख्स को नहीं किया जा सकता। जो बड़ी गलतियाँ की गई जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा वो ये थी। नंबर 1 पे सफिशेंट बोट्स रखी नहीं गई थी कि ये जहाज़ अनसिंकेबल, और टाइटैनिक के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करवाई थी। अगली गलती स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की थी कि जब उनके पास इंस्ट्रक्शन आई कि जहाज़ को लेफ़्ट मोड़ो तो उन्होंने पैनिक में आकर जहाज़ को राइट मोड़ दिया। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने ये भी पता लगाया कि टाइटैनिक को बहुत सारी आइस वार्निंग्स भी मिली थी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम नहीं किया। और उसके पीछे एक थ्योरी बताई जाती है कि जोसेफ ब्रोस जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने
टाइटैनिक के कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया हुआ था कि टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करना। वो चाहते थे कि टाइटैनिक अपना पहला सफ़र 6 दिनों में कंप्लीट करे ताकि रिकॉर्ड टूट सके। कंपनी की तरफ से प्रेशर था कि ये जहाज़ 6 ही दिनों में अपना पहला सफ़र तय करे ताकि रिकॉर्ड टूट सके। और ये थी टाइटैनिक की मास्टरी और कुछ गलतियाँ जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।